Geology group of institutions. This is my next video related to the chapter Structure of the Earth. This video is related to the class 9th ICSE Geography. And now let's start. हमने सबसे पहले इस स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ यूनिट में हमने फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा अर्थ स्ट्रक्चर, जिसमें हमने क्रस्ट, मैंटल और कोर के बारे में पढ़ा. द नेक्स्ट टॉपिक इज रॉक्स, जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, जिसमें igneous रॉक्स, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में हमने पढ़ा. द नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो था वो वॉल्केनोस था. हमने वॉल्केनोस में पढ़ा. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस. द फर्स्ट इज एक्टिव वॉल्केनोस, second is dormant volcanoes, and the third is extinct volcanoes. And the next topic is earthquake. आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी सीरीज का 4th टॉपिक है, earthquake. अब what is earthquake? सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे कि earthquake क्या होता है. Any sudden vibration or movement of a part of a earth crust. अर्थ क्रस्ट के किसी भी पार्ट पर जब कोई सडनली मूवमेंट होता है, ठीक है, एनी सडन या फिर मूवमेंट हो या वाइब्रेशन. वाइब्रेशन क्या होता है? कुछ रीजन होते हैं ऐसे, अभी मैं आपको कॉजेज में बताऊंगी कि कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से जो अर्थ की क्रस्ट होती है वो वाइब्रेट होने लगती है या उसमें कुछ मूवमेंट्स होने लगते हैं. तो वो वाइब्रेशन और मूवमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है? अर्थक्वेक. अब देखिए इट कॉज्ड, अब इसके कुछ रीजन, जैसे कि कॉज्ड होता है बाय नेचुरल और मैन मेड स्ट्रेसेस. ये नेचुरल और मैन मेड स्ट्रेसेस से हो जाता है और रिजल्टिंग इन वायलेंट ट्रिमर्स. और इसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? बहुत डेंजरस होता है. और शेकिंग एंड द ट्रैम्बलिंग, बहुत शेकिंग और ट्रैम्बलिंग, उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं. तो any sudden vibration or movement of a part of earth crust caused by natural and man-made stresses is called earthquake. Clear हो गया? अब देखिए causes of earthquake. अब what are the causes? क्या causes हैं जिसकी वजह से earthquake होता है? The first is volcanic eruption, folding and faulting, plate tectonics और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स. ठीक है, दीज ऑल आर द कॉजेस. अब इनको हम ब्रीफली समझते हैं. द फर्स्ट इज वॉल्केनिक इरप्शन. अब देखो वॉल्केनिक इरप्शन, अभी हमने वॉल्केनोस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरीके से जो एक वेंट और ओपनिंग होती है अर्थ क्रस्ट पे, तो एक जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है जिसकी वजह से भी अर्थक्वेक है वो आता है. तो कॉज्ड बाय ए गैस एक्सप्लोजन. अब वॉल्केनिक इरप्शन क्या है? जिसमें कि जो हमारा मैग्मा चैम्बर है, जहां पर कि जो हमारा लावा होता है वो क्या होता है? गैस फॉर्म में होता है और उसका इरोजन होता है. तो कॉज्ड बाय गैस इरोजन. अपर आइदर स्मूथली विद इरप्शन और मोर कॉमनली इन पीरियड प्रीडिंग ऑन इरप्शन. या तो ये कॉमनली होता है या फिर क्या होता है, जैसे कि ये क्राकटाओ वॉल्केनो, एक क्राकटाओ वॉल्केनो है जिसमें कि ये जो इरप्शन होता है, जिसमें जो गैस होती है वो इरोज होती है बहुत तेजी के साथ में. मैग्मा चैम्बर से जो लिक्विड फॉर्म में हमारा लावा होता है वो गैसियस फॉर्म में बहुत तेजी के साथ में ओपनिंग, अर्थ क्रस्ट को ओपनिंग करता हुआ बाहर आता है, जिसको हम लोग जो है वो वॉल्केनिक इरप्शन बोलते हैं. और इसकी वजह से जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो या तो वाइब्रेट होने लगती है या फिर एक बहुत तेजी के साथ उसमें कोई मूवमेंट आने लगता है. तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्केनिक इरप्शन का कॉज है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है. द सेकंड इज फोल्डिंग और फॉल्टिंग. अब देखो फोल्डिंग और फॉल्टिंग क्या होता है. देखो सबसे पहले हम समझेंगे फॉल्ट. फॉल्ट क्या चीज होती है? अ फ्रैक्चर इन अ रॉक. जैसे कि हम लोग अपने देखते हैं ना, कोई बॉडी पार्ट जो है जो हमारा टूटता है तो हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर होता है. तो उसमें क्या होती है, जो हमारी बोन होती है वो कहीं से थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है या उसमें फ्रैक्चर हो जाता है. तो अब जब यही फ्रैक्चर हमारी रॉक्स में होता है, तो अ फ्रैक्चर इन अ रॉक along which there has been an observable amount of displacement. जिसमें अब देखो जब हमारा फ्रैक्चर होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारी जो बोन है वो डिस्प्लेस हो गई,
एक प्लेस से दूसरी जगह चली जाती है जब ज्यादा बड़ा फ्रैक्चर होता है, या फिर कभी कभी छोटे छोटे से फ्रैक्चर जब होते हैं तो ये होता है कि हल्का सा मूवमेंट हुआ है या हल्का सा उसमें चेंजेस आए हैं, तो वो ज्यादा प्लेसमेंट नहीं होता है। तो ऐसे ही फ्रैक्चर जब रॉक्स में होता है और उनका जो डिस्प्लेस हो जाती है, एक प्लेस से दूसरी जगह चली जाती है, तो जो रॉक्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, रॉक्स का फ्रैक्चर होता है, तो उसको हम लोग फॉल्ट बोलते हैं। तो अब हमारा सेकंड है फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। अगर व्हेन मूवमेंट ऑफ अर्थ टेक प्लेस अलोंग अ लाइन ऑफ फ्रैक्चर, जब किसी लाइन ऑफ फ्रैक्चर से अर्थ की जो क्रस्ट का जो रॉक्स होती हैं उनका मूवमेंट चेंज होता है, अकर होता है, तब हमारी फोल्डिंग और फॉल्टिंग होती है। सच अर्थक्वेक्स, इससे जो अब जब ये फ्रैक्चर होगा तो उससे क्या होगा, अर्थ क्रस्ट वाइब्रेट होगी, तो इससे भी एक अर्थक्वेक आने का डर होता है। सच अर्थक्वेक्स आर कॉल्ड, इन अर्थक्वेक्स को हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक, क्योंकि इसमें टेक्टोनिक हो रहा है, इसको हम लोग टेक्टोनिक अर्थक्वेक भी बोलते हैं। थर्ड इज प्लेट टेक्टोनिक्स। अब देखो प्लेट्स का टेक्टोनिक्स क्या होता है, हम लोग को पता है जो हमारी अर्थ है वो उसके जो इंटीरियर में बहुत सारी प्लेट्स होती हैं जो मतलब कंटिन्यूअसली मूव करती रहती हैं। हालांकि मूवमेंट बहुत स्लो होता है जो हमें पता नहीं चलता है, बट जब भी ये प्लेट्स आपस में, आगे मैं बताऊंगी, व्हेन मूवेबल प्लेट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, जो मूवेबल प्लेट्स हैं अर्थ क्रस्ट की, जब वो मूव एंड स्लाइड, जब वो मूव करती हैं स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे से, जो मूवमेंट है वो, मान लीजिए कोई चीज है वो घूम रही है, कई प्लेट्स हैं, तो जब वो एक दूसरे से कभी टकरा भी जाती हैं, कभी मूव करते करते स्लाइड हो जाती हैं एक दूसरे से ही, ईच अदर, दिस मूवमेंट इज ऑफ प्लेट्स, ये प्लेट्स का जो मूवमेंट है उसे हम लोग बोलते हैं प्लेट्स टेक्टोनिक्स। ये अर्थक्वेक, जब ये प्लेट्स का मूवमेंट होता है तो उससे जो अर्थ क्रस्ट होती है वो वाइब्रेट होती है, और अगर ये मूवमेंट थोड़ा ज्यादा तेज होता है तो अर्थ की जो क्रस्ट है उसके ऊपर अर्थक्वेक जो होता है वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। जब हल्का सा ही मूवमेंट होता है तो सिर्फ हल्की सी अर्थ वाइब्रेट हुई, तो ये होता है ना कि भूकंप के झटके लगे, आपने सुना होगा, तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन बहुत हल्का सा होता है, तो सिर्फ हमें हल्का सा ही फील होता है। बट जब ये बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है, प्लेट्स आपस में तेजी से टकराने लगती हैं, या टेक्टोनिक जो है वो होता है प्लेट्स का, तो क्या होता है, ये डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट छोड़ता है। मोस्ट अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड, और जो मोस्टली हम सिंपली जो अर्थक्वेक देखते हैं वो हमारा जो मेन अर्थक्वेक होता है वो इन टेक्टोनिक जो है वो प्लेट से ही होता है, इन्हीं के मूवमेंट से ही ज्यादा कॉज्ड होते हैं। दीज अर्थक्वेक्स आर वेरी पावरफुल एंड अकर इन हाई रिस्क रीजन ऑफ द पैसिफिक रिंग। और जो पैसिफिक रिंग है, अभी हम लोग आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसका देखिए ना, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, ये कि पैसिफिक हमारी बेल्ट होती है, यहाँ पर जो अर्थक्वेक होता है वो इन प्लेट्स के, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ही सबसे ज्यादा होता है, जिसको हम लोग पैसिफिक रिंग भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर अर्थक्वेक आता रहता है इस वजह से। अर्थक्वेक अकॉर्डिंग भुज, ये इसका एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि जो ये प्लेट टेक्टोनिक की वजह से जो अर्थक्वेक आया है, जो अब तक का सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हुआ है वो है अर्थ, जो गुजरात में भुज एक जगह है, वहां पर सबसे ज्यादा ये वाला जो अर्थक्वेक है वो आया। एंड द लास्ट इज एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स में क्या होता है, जब ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है विद नेचर अकरेंस, ह्यूमन इंटरेक्शन विद नेचर अकरेंस, इसकी वजह से ये एक कॉज है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। तो उसमें क्या होता है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, डीप अंडरग्राउंड माइनिंग, ब्लास्टिंग ऑफ रॉक्स। देखो क्या होता है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसकी, जो भी एक अर्थक्वेक का जो है वो कॉज बन जाती है। जैसे कि जब हम माइनिंग क्या चीज है, हमें जब भी मिनरल्स चाहिए होते हैं तो हम माइनिंग करते हैं अंडरग्राउंड जाकर, और ये जो माइनिंग होती है ये कभी कभी ऐसा नेचर का अकरेंस है जो कि अर्थक्वेक का कारण बन जाती है, क्योंकि हम लोग माइनिंग में ये ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमें मिनरल्स चाहिए, हम लोग मिनरल्स के लिए जितना हमें जरूरी है उससे ज्यादा हम माइनिंग करते चले जाते हैं, जो कि एक डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाती है। इसी के साथ हम रॉक्स की ब्लास्टिंग करते हैं, कभी रोड्स बनाने के लिए, कभी डैम्स बनाने के लिए, कभी हम रिवर्स की जो है वो वे को चेंज करने के लिए, उसके पाथ को चेंज करने के लिए हम बहुत सारे रॉक्स को ब्लास्ट करते हैं,
स्टोन चाहिए होता है तब। तो जब हम ऐसा कुछ करते हैं नेचर के साथ में तो भी एक कॉज बन जाता है ये किस चीज का, हमारी अर्थक्वेक का। तो ये क्या है, हमारे सब एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं। इस तो ये क्या करते हैं बाय डायनामाइट्स, और हम लोग डायनामाइट्स जब करते हैं might lead to the occurrence of earthquake of various intensity और magnitude। ये various intensity और magnitudes पे क्या करते हैं, कॉज हो जाते हैं। Many earthquakes are the result of construction of dam and reservoir। बहुत सारे ऐसे earthquake हैं जो इस रीजन से, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से, क्योंकि हम डैम्स बनाने के लिए, मैंने अभी एग्जांपल दिया, या रिजर्वायर बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे जो है वो रॉक्स को कभी कभी ब्लास्ट करते हैं डायनामाइट से। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इनसे हमारे इस टाइप के जो ये कॉज बन जाता है काहे का, अर्थक्वेक का। एग्जाम्पल मार्थन डैम कंस्ट्रक्शन इन ग्रीस इन 1929। इसके साथ और भी 1962 में सतारा डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में भी एक डैम जो है वो बिल्ड हुआ था जो कि अर्थक्वेक का कॉज बन गया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। अब हम अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कितना जो है वो स्ट्रॉन्ग या कितना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था, क्या उसका मैग्नीट्यूड था, क्या उसकी इंटेंसिटी थी, ये सब पता करने के लिए हम लोग मेजरमेंट करते हैं अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग रिएक्टर स्केल बोलते हैं। रिएक्टर स्केल से हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। The magnitude of earthquake is most common by assessed by the reactor scale। reactor scale क्या है? It was a device by an eminent seismologist। एक eminent seismologist थे जिनका नाम था चार्ल्स एफ रिएक्टर, है ना। in 1935 में चार्ल्स एफ रिएक्टर ने एक डिवाइस बनाई थी जिसको हम लोग रिएक्टर स्केल बोलते हैं, जो कि क्या करती है, एसेस करती है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक का। मॉडिफाइड, अब जो ये इन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया था 1935 में, उसको 1965 में एक थे उनके कलीग थे बेनो गुटेनबर्ग। जो बेनो गुटेनबर्ग थे उन्होंने 1965 में उस रिएक्टर स्केल को मॉडिफाई किया था, जिसको कि 1935 में चार्ल्स एफ रिएक्टर ने डिवाइस किया था। क्लियर हो गया। तो जब ये मॉडिफाई हो गया, अब इट मेजर्स, ये मेजर करता था द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करता था। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि अर्थक्वेक कितना पावरफुल है उसको बताता था, ठीक है। इट इज मेजर्ड यूजिंग अ मशीन। इसमें एक मशीन होती थी कॉल्ड सिस्मोमीटर, जिसको हम लोग सिस्मोमीटर बोलते हैं, विच प्रोड्यूस अ सिस्मोग्राफ, जो कि एक सिस्मोग्राफ को प्रोड्यूस करता था। और उस सिस्मोग्राफ से, उस ग्राफ से आपको पता चलता था कि कितना पावरफुल या कितना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक यहाँ पर आया है। क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो जो एक प्लेस होती है उसकी, वहां पर वो मेन होता है, उससे कितने किलोमीटर, जितना ज्यादा पावरफुल होता है उतनी ज्यादा एरिया को अर्थक्वेक कवर करता है। उसकी वाइब्रेशन, उसका मूवमेंट उतनी दूर तक फैलता है। और जितना अगर मैग्नीट्यूड इसका कम होता है तो वो उतनी उसकी पावरफुलनेस कम होती है, स्ट्रॉन्गनेस कम होती है, तो फिर वो कुछ एरिया को ही डिस्ट्रैक्ट करता है। अब देखिए इंटेंसिटी क्या होता है। इट इज अ मेजर ऑफ द शेकिंग एंड डैमेज। अब इंटेंसिटी ये मेजर करती है कि डैमेज जो भी हुआ अर्थ पे वो कितना हुआ, किस चीज का ज्यादा हुआ, प्रॉपर्टी का, ह्यूमंस का, या हम किस चीज में हमारा डैमेज हुआ। दिस वैल्यू चेंजेस फ्रॉम द लोकेशन टू लोकेशन। बट जो इंटेंसिटी होती है वो लोकेशन टू लोकेशन चेंज होती है, क्योंकि एक जैसी हर जगह नहीं होती है। क्योंकि जैसे कहीं पे मान लीजिए डेंस पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, ह्यूमन का जो डैमेज है वो ज्यादा हुआ, बट प्रॉपर्टी नहीं हुआ। बट कहीं पे ऐसा होता है जैसे फैक्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री एरिया है, या इस टाइप का एरिया है, तो वहां पर क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक डैमेज ज्यादा होता है, या हमारा बिल्डिंग डैमेज ज्यादा होता है, वहां पर ह्यूमन नहीं होता। तो ये लोकेशन टू लोकेशन जो इंटेंसिटी होती है डैमेज की वो चेंज होती रहती है। तो हमारी दो चीजें आ गई मेजरमेंट में, एक तो रिएक्टर स्केल जो कि 1935 में हमारे चार्ल्स एफ रिएक्टर ने इसको डिवाइस किया था, इस इंस्ट्रूमेंट को।
इसको मॉडिफाई किया था किसने? गुटेनबर्ग ने, बेनो गुटेनबर्ग। उसको 1965 में मॉडिफाई किया, जो कि अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करती थी। और मैग्नीट्यूड का मतलब है कि कितना पावरफुल है अर्थक्वेक, ये बताती थी। जिसमें सिस्मोमीटर होता था और एक सिस्मोग्राफ बनकर आता था, जो कि ये क्लियर कर देता था। इंटेंसिटी उस जगह के डैमेज को क्लियर करती थी और ये लोकेशन बाय लोकेशन चेंज होती है। अब देखो इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के क्या इफेक्ट है? हमने जैसे वॉल्केनो में बताया, वॉल्केनो का भी इफेक्ट कंस्ट्रक्टिव भी होता है और डिस्ट्रक्टिव भी होता है। कंस्ट्रक्टिव होता है कि हमें कुछ बेनिफिट देकर जाता है, डिस्ट्रक्टिव होता है कि वो बहुत ज्यादा हमारे लिए नुकसान करके जाता है। तो फर्स्टली मैं डिस्क्राइब करूंगी कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स को। कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट में है कि अर्थक्वेक हेल्प द अर्थ टू रिलीज इट्स एनर्जी। सबसे ज्यादा जो भी अर्थ के अंदर एनर्जी होती है उसको वो रिलीज करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक मेनी लैंडफॉर्म्स आर बिल्ट। बहुत सारी लैंडफॉर्म्स भी बिल्ड हो जाती है, क्योंकि अर्थक्वेक में क्या होता है, बहुत सारी लैंडस्लाइड्स होती है, तो बहुत बड़े बड़े जो माउंटेन्स होते हैं वो अपने प्लेस डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो उससे क्या होती है, बहुत सारी न्यू लैंडफॉर्म्स, या तो कहीं पर माउंटेन बन जाता है या कहीं पर बे हो जाती है, बहुत ज्यादा बे, जैसे बे ऑफ बंगाल हमारी, तो कहीं पर नीचे चली जाती है लैंड और कहीं पर ऊपर आ जाती है। इट ऑल्सो रिजल्ट इन द चेंजिंग ऑफ द कोस्टल लाइन। ये कोस्ट लाइन को भी चेंज कर देता है। दे प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन अंडरग्राउंड। इसके साथ साथ हमें एक पिक्चर पता चलती है कि अंडरग्राउंड में क्या हो रहा है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स होते हैं या फिर जो वॉल्केनिक एरप्शन होता है, इन सबसे क्या होता है, जो अंडरग्राउंड हमारे क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, वो भी हमें पता चल जाता है। दिस कैन मेक ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन मोर एफिशिएंट। इसके साथ साथ हमें बहुत सारे ये पता चल जाता है, जैसे कभी कभी अर्थक्वेक हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अर्थक्वेक से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर ऑयल है, कहाँ पर हमें जो है वो नेचुरल गैस मिल सकती है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसके साथ ही जो गीजर और हॉट स्प्रिंग होता है, इट में रिजल्ट इन अ फिशर ओपनिंग कॉजिंग विच आर यूजफुल फॉर द मेडिसिनल पॉइंट। अगर हम मेडिकल पॉइंट से देखें तो जो गीजर और हॉट स्प्रिंग होते हैं वो भी बेनिफिशियल होते हैं। Sometimes earthquake result in formation of coastal submerge and changing the coastal forms, forming bays and they prove to be helpful in navigation के लिए भी बहुत ज़्यादा helpful होता है। And now the destructive जो effects हैं वो earthquake के बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि earthquake जितना beneficial नहीं होता है उससे ज़्यादा destructive होता है। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है बिल्डिंग कैलॉप्स, क्योंकि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं वो अर्थक्वेक से कैलॉप्स हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा मतलब जो सबसे डिस्ट्रक्टिव वो लैंडस्लाइड है, जिस पर भी हम लोगों ने जो है वो केदारनाथ का हम लोगों ने देखा था, उस समय न्यूज़ में था, देखा होगा कितना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, कितनी लोग डैमेज हुए, कितने ज़्यादा जो है वो प्रॉपर्टी डैमेज हुई। बिल्डिंग्स नॉक्ड ऑफ देयर फाउंडेशन। इसके साथ साथ फायर, ये भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है। लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है। फ्लैश फ्लड्स आ जाता है। इसके साथ साथ जो सबसे जो बड़ा इसका इफेक्ट है, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है, वो है सुनामी, जो कि हमें ओशन और सीज में देखने को मिलती है। एंड द राइज एंड सबराइज ऑफ ग्राउंड सरफेस भी जो है वो राइज हो जाता है। ये हमारे थे डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। एंड नाउ द लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। जैसे कि हमने वॉल्केनोस को 3 बेल्ट में हमने डिवाइड किया था, वैसे ही हमने अर्थक्वेक को भी 3 डिस्ट्रीब्यूशन किया 3 बेल्ट्स में। तो फर्स्ट इज द सर्कम पैसिफिक बेल्ट, सेकेंड इज मिड अटलांटिक बेल्ट और द थर्ड इज द मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। अब सर्कम पैसिफिक, जिसमें फिलिपीन ट्रेंच आता है, जो कि फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इंडोनेशियन ट्रेंच और कार्मेडिक ट्रेंच। इसके साथ साथ जो हमारा मिड अटलांटिक बेल्ट है वो रिफ्ट वैली ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड द रेड सी, इन सबको जो है वो कंसिस्ट करती है। और जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है वो एल्पाइन माउंटेन, हमारी रॉकी माउंटेन्स, एशिया माइनर और ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसके साथ तिब्बत, पामीर, ट्यान शान और चाइना, म्यांमार और ईस्टर्न साइबेरिया, इन सारी एरिया को ये कवर करते हुए हमारी बेल्ट जो है वो एक्सटेंड होती है। अबाउट 66% जो हमारे अर्थक्वेक होता है वो सर्कम पैसिफिक बेल्ट में 66% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक ऑफ द वर्ल्ड आर रिकॉर्डेड इन दिस बेल्ट। इस बेल्ट में 66% ऑफ द टोटल
टोटल अर्थ को रिकॉर्ड किया गया है। और जो मिड कॉन्टिनेंटल हमारी बेल्ट है इसमें 21% ऑफ द टोटल